वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामकर साहब, एएस बैस जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब जरा कुछ राजनीति की खबरों की बात करेंगे। बिहार से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी लोगों का बिहार में है, क्योंकि वहां चुनाव है और सबसे ज्यादा हंगामा भी बिहार में है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो SIR ड्राइव चला रही है इलेक्शन कमीशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई नहीं, अपनी तरफ से कोई आदेश भी जारी नहीं किया, तो एक तरीके से वो कार्रवाई में अब कोई अड़ंगा दिखाई दे नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये जरूर कहा था कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आधार, पैन, दूसरे पहचान पत्र जो हैं, वोटर आई कार्ड, इसको भी आप वैध मान लें। ये उसका सुझाव था, कोई बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और ये भी कहा आगे इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करना चाहते तो हमें लिखित में ये बता दीजिए कि आपकी आपत्ति क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐसी कोई सख्ती इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी है अगली सुनवाई की, उससे पहले 25 तारीख तक ये सारी SIR की जो ड्राइव है, यानी वो सारे फॉर्म बांटे जाना, वापस आ जाना भर के, ये सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी होगी और वो 67-70% तक फॉर्म वापस आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के पास। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस था वो अपने समय सीमा के हिसाब से पूरा हो चुका होगा जब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। लेकिन वो सुनवाई की तिथि जो प्रोविजनरी, जो पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को निकालना है वोटर लिस्ट का 1 तारीख को, 1 अगस्त को, उससे पहले वो सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन ने ये केवल अंडरटेकिंग दी है कि हम अगली सुनवाई से पहले वो वोटर लिस्ट फाइनल नहीं करेंगे, हम आपकी सुनवाई का इंतजार करेंगे। विपक्ष लेकिन बार बार ये कह रहा था कि वोटर लिस्ट रिव्यू के जरिए वोट बंदी की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये आरोप भी ऐसा लगता है कि ध्वस्त हो गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लेकिन अभी भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया, इस बार तरीका बदल दिया गया, करना वही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके बिहार के लोगों का वोट चोरी कर लेना चाहती है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। बंद कर यार। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं है इलेक्शन कमीशन की अभी तक की प्रक्रिया के ऊपर। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन करेगा वो करेगा, लेकिन राहुल जी ने यह भी बता दिया कि मुझे जो करना है मैं भी करूंगा। नहीं, राहुल जी को जो करना है वो तो लगातार कर ही रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार उनका झूठ पकड़ा जाता है। और ये भाषा तो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होनी चाहिए ना कि महाराष्ट्र का मैंडेट चोरी कर लिया गया। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस जनता को, वो जो लोकतंत्र में कतार में लगकर जिसके ऊपर ये लोकतंत्र टिका हुआ है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप? जो लोग आपके साथ खड़े थे उनको आप अपमानित कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं आएगी तो कोई और भी किसी तरह से यूज करेगा तो वो गलत है। आप ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे, अब आप मतदाता सूची पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजीव गांधी, उन्होंने तक ने सवाल खड़ा कर दिया था कि अरे जो चुनाव हो रहा है ये भी सही है कि नहीं है, कौन जाने। जब आप जीत रहे होते तो मतदाता कितने बढ़े कितने घटे उससे फर्क नहीं होता। और बिहार में तो सीमांचल इलाका दिखा रहा है ना भाई कि आप अचानक कितनी संख्या बढ़ गई। तो या तो अचानक उतनी आबादी बढ़ गई यहां, यानी वहां जो TFR है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या दूसरा ये है कि जहां कहीं दूसरी जगह वो लोग पैदा हुए हैं और वो भारत आके कब्जा कर रहे हैं।
तो दोनों ही स्थितियों में खराब है। तो यहां तो राहुल गांधी को खड़े होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी उल्टा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कई बार ये सोचना चाहिए कि जब नेता लगातार इस तरह की अफवाह फैलाता है, झूठ फैलाता है, एक ही तरह का झूठ, वो कब से फैला रहे हैं? 2014 से फैला रहे हैं, 2018 में फैलाया, 19 के चुनाव के पहले, 24 के चुनाव के पहले फैलाया, अभी भी वही कर रहे हैं। और कमाल की बात यह कि जब चुनाव आयोग उन्हीं की सलाह पर कह रहा है कि मतदाता सूची का हम पुनरीक्षण कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं कि अब ये नया वाला मॉडल आ गया। यानी किसी भी तरह से ये लोकतंत्र को संदेह के दायरे में रखना चाहते हैं, जो विदेश जाकर किया। सुप्रीम कोर्ट की कल की जो कमेंट्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं? भी कोई ऑर्डर तो है नहीं, मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत साफ साफ चुनाव आयोग से भी तो सवाल पूछा ना भाई कि तुम आधार क्यों नहीं लोगे, बताओ क्या जरूरत थी अभी इतने कम समय में, थोड़ा और समय ले लेते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो यह भी कह रहा है कि पूरे देश में हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि हम करने जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को इस तरफ बढ़ना ही चाहिए, आधार से लिंक करिए, घुसपैठियों को पकड़कर बाहर निकालिए, जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए सर, कल की कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की, क्या विपक्ष के लिए एक आघात है, झटका है? मुझे लगता है कि दोनों को थोड़ी थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की है। देखिए, ये रोक नहीं लगा, ये एक सबसे बड़ा राहत चुनाव आयोग को मिला है। और ये जो सलाह दी है कि भाई आप राशन कार्ड, आप दूसरा आपका आधार, राशन कार्ड, आपका बाकी चीजें आप उसमें जोड़ सकते हो, तो मुझे लग रहा है ये। और जो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप जो मसौदा है वो पब्लिश नहीं करेंगे, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे, इस पे की रोक लगाइए। लेकिन आदेश तो नहीं दिया ना सर, ये तो आदेश नहीं दिया था कि आदेश देंगे भी आधार मानो आप। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी बात देखिए कि कल, अभी आप 4 साल पहले देखें जब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लोकसभा में एक बिल पेश किया था कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए। जी। उस समय सरकार का क्या रुख था और आज सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख है? उस समय किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा था कि अगर बोगस वोटिंग रोकना है, फर्जी वोटिंग रोकना है, तो आधार को मतदाता से लिंक करना बहुत जरूरी होगी। और विपक्ष ने इसका विरोध किया था उस समय लोकसभा के अंदर। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो वहां विपक्ष इस बात का समर्थन कर रहा है और लोकसभा में उन्होंने विरोध किया। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। सरकार चाहती थी कि आधार जुड़ जाए वोटर कार्ड से, और विपक्ष उसको ऐतराज कर रहा था। और विपक्ष ये कह रहा था कि ये जो आधार कार्ड है ये केवल और केवल सरकारी सुविधाएं लेने के लिए एक पहचान पत्र है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसे नहीं जोड़ना चाहिए। तो जो विपक्ष उस समय लोकसभा के अंदर चिल्ला के विरोध कर रहे थे, स्वागत राय ने इसका विरोध किया था और कहा था कि भाई हम पूरा सदन छोड़ के चले जाएंगे। मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत जोर से उसका विरोध किया था, सारी पार्टी ने उसका विरोध किया था। आज वो पार्टी अपना रुख बदल रही है 3 साल के अंदर। तो विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि आपने पार्लियामेंट में क्या रुख अख्तियार करते हो, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो आप क्या रुख अख्तियार करते हो उस मामले को लेकर। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख की दी है, लेकिन 26 तारीख तक तो पूरा अपडेट। एक तो सर इसमें सर ये एक तो मतलब अभी क्योंकि सुनवाई चलेगी, अभी 28 तारीख दी है ना। 28 तारीख दी है, तो 28 तारीख को बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि एक को इनको ड्राफ्ट देना है, पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल्स का, और फिर उसके बाद 1 महीना और लगेगा उसको फाइनल करने के लिए। इस बीच में पहले ड्राफ्ट में अगर बहुत से लोगों के नाम छूट गए, क्योंकि अभी तो इतना तो डेटा है हमारे पास कि भाई 7 करोड़ 90 लाख लोगों को 90 लाख लोग वोटर हो सकते हैं बिहार में। अगर इसमें से बड़ी तादाद में लोग छूट जाते हैं 1 अगस्त के ड्राफ्ट के अंदर, तो तय मानिए बिहार की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा होगा। अभी तो ये जो करने की कोशिश की विपक्ष ने, ये तो कुछ नहीं, लेकिन अगर लोगों के नाम वाकई उस ड्राफ्ट में नहीं आए तो फिर तो विपक्षी पार्टियां आप समझ ही सकते हैं क्या करेंगी बिहार में। उसका अभी इंतजार है। तो बिहार के इलेक्शन में अभी चुनाव से पहले बहुत कुछ होना बाकी है सर। नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। एक तो इसको इलेक्शन, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, दोनों तीनों बातों को बहुत फाइन बैलेंसिंग के साथ समझे। इसमें बहुत फाइन लाइन की तरह से ये पूरा का पूरा मसला हुआ है कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर काम किया कि कोई आदेश नहीं दिया, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जो कन्फ्रंटेशन की बात पिछले काफ़ी समय से चल रही थी, वो उससे बचने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सुप्रीम चाहते तो देते थे आदेश चुनाव आयोग को, फिर आप कहते हैं कि भाई वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, आप उसके ऊपर आदेश दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने राय रखी कि ये राय है, इस पर जाना चाहिए। अब राय को मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की राय को क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग टाल सकता है? कतई नहीं, वो राय ही आदेश है, समझे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि नहीं मानना हो तो हमें बता देना कि क्यों नहीं मान रहे हो। तो इसका मतलब राय आदेश है। दूसरी बात ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की बात नहीं मानी, विपक्ष ने तो मांगा ही नहीं था रोक।
आप थोड़ा सा उसको समझिए, पढ़िए। आधार का इंक्लूजन तो मांगा नहीं, था सर। अभी आपने कहा कि आदेश पर रोक नहीं लगाई। हाँ। आदेश पर रोक मांगी ही नहीं थी उन्होंने। मैं नहीं कह रहा कि विपक्ष ने मांगी, अभी ये चर्चा हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष ने ये मांगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपने तो रोक मांगी नहीं, उस पर बात ही नहीं हुई है, वो बात होगी। तीसरी बात जो अभी चर्चा हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि सरकार जो है वो पहले कह रही थी कि वोटर को आधार से लिंक कर दे, वो आज उसके खिलाफ खड़ी है। विपक्ष जो उस समय उसके खिलाफ खड़ा था वो आज यहाँ पर आ गया। तो वो इसको ये समझना चाहिए कि राजनीतिक जरूरतें कैसे बदलती है, और हो सकता है मान लो कि अगली बार सरकार बदल जाए तो फिर दूसरे लोग आमने सामने खड़े हुए हों, बेहतर। और एक और बात है, ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम बड़ा काम ये कर रहे हैं कि डुप्लीकेशन को खत्म कर रहे हैं, डिलीशन नहीं कर रहे। समझे? डिलीशन और डुप्लीकेशन में फर्क है। तो क्या डुप्लीकेशन में वो इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा? डुप्लीकेशन का मतलब वो जो बिहार में डुप्लीकेट नंबर है, मतलब 2 नाम है, एक जगह पर दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, या मुंबई में भी है और पटना में भी है, तो वो डुप्लीकेशन को कहाँ खत्म करना चाहता है? पटना में उस आदमी का वोट काटना चाहता है, या मुंबई में काटना चाहता है, या दिल्ली में काटना चाहता है? तो वो एक बड़ा विवाद बनेगा, समझे? और वहां पर जाकर जब वो ड्राफ्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये साफ बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये डुप्लीकेशन को कैसे उसने इरेडिकेट करने की कोशिश की है, या क्या एक्सरसाइज उसमें ली गई है। तो वो बड़ा मुद्दा है। अभी डिलीशन तो बाद में आएगा मुद्दा कि डिलीशन कैसे होगा। फिर आधार का जो नंबर ऑफ आधार कार्ड का जो बात हुई कि सीमांचल में बढ़ा हुआ है 100% से ज़्यादा, तो उस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष को जवाब थोड़ी देना है। आधार कार्ड तो सरकार बनवाती है ना जी। तो वो आधार कार्ड कैसे बन रहा है, और सिटीजनशिप, मुझे लगता है ये बहस आगे चलकर, हो सकता है अभी 28 तारीख को ना हो, लेकिन ये बहस सरकार के रास्ते पर चल रही है। सरकार जहां सिटीजनशिप के मसले को लेकर आना चाहती है, विपक्ष को वो उस ट्रैक पर लेकर आ रही है कि फाइनली ये आ जाए ना कि भाई एनआरसी आ जाए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में तो सिटीजनशिप का कोई रास्ता ही नहीं है। सिटीजनशिप की बात तो आई गई ना, कल भी सुप्रीम कोर्ट में कहा इलेक्शन कमीशन ने कि भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है। अब आज आपने आधार वाली जो बात कही है, बिहार में तो नहीं आज, लेकिन दिल्ली में यह आदेश जारी हुआ है पुलिस को कि आप जहां जहां फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उन जगहों का पता लगाइए और उस पर आप। आज एक और खबर आई है मध्य प्रदेश में कि वहां पर बहुत सारे फर्जी वोटर मिले हैं। भास्कर ने एक खबर छापी है, बड़ी अच्छी है, जिसमें एक ही घर में 100 वोटर है, 200 वोटर हैं, उसकी चर्चा की गई है। मैं 3 चीजों पे ध्यान लेके आना चाहता था। सबसे पहले कि 7.2% जो पलायन कर चुके हैं बिहार से और वो काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, उनको कम से कम 3 दिन चाहिए होंगे आके वापस कोई भी डॉक्यूमेंट लाने में या सबमिट करने में। उसके अंदर 75 लाख से ऊपर, कुछ फिगर्स कह रही है इवन 92 लाख, ये नंबर हो सकता है। दूसरी चीज है कि 2 जगहें हैं जैसे पटना और बेगूसराय जहां पे BLOs ने आधार कार्ड को या राशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर उन्होंने वहां एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी जगहों पे एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और तीसरी चीज है कि किशनगंज में वहां पे 2 लाख लोगों ने रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस दी हैं। तो क्या वो इस समय के अंदर पूरी हो सकती है? प्रैक्टिकली नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज जो है बाद में आ जाएंगे अगर बड़ा नंबर हो। आधार पर एक आपने जो बात की उससे मुझे खबर याद आ गई। आज AB टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि आधार कार्ड तो कई जगह मांगे ही जा रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन आधार भी मांग रहा है, लेकिन सिर्फ आधार से वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा ये जरूरी नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार भी लोगों का लिया जा रहा है, ये खबर है। अब जरा कल जो हंगामा हुआ था पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के, उसकी भी जरा हम बात कर लें। परसों रादर ये जो तस्वीर आई थी कि इनको चढ़ने नहीं दिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच के ऊपर। अब आप देखें सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आई हुई है ऐसी खबरों की जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी वाले थे इनकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने कर ली है, जिन्होंने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को इस ट्रक के ऊपर चढ़ने नहीं दिया था। आज के बाद की राहुल गांधी की सिक्योरिटी में आपको दिखाई नहीं देंगे, तमाम तरीके की बातें। ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि पप्पू यादव को दिल्ली बुलाया गया है, उनको मनाने के लिए राहुल गांधी जो है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो क्या इतना बड़ा मामला है कांग्रेस पार्टी के अंदर बन गया है? त्रिपाठी जी क्या लग रहा है? बेइज्जती इतनी ज़्यादा होने के बाद भी अगर न बने, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पर टीवी पे कैसे सवाल ही आ सकता है। अरे भाई मामला क्या, इतना अपमान। और कन्हैया तो थोड़ा चतुर सुजान है, वो तो जैसे ही उसको वापस किया तो जल्दी से भाग के निकल गया। पप्पू यादव नहीं माने, बेचारे धक्का मुक्की में लड़खड़ा के गिर पड़े। हर टीवी चैनल पर वो बोल रहे थे, हर जगह बोला उन्होंने। तेजस्वी यादव को कहा कि वो तो उसकी औकात ही क्या है, वो तो जब मैं विधायक बन गया तब होगा। ये
अपमान तो बड़ा छोटा शब्द हो गया है जी। मतलब जिस तरह की बेइज्जती की जा रही है, और आप इसको यूं भी समझिए ना, हम लोग कल से जो बात कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा था कि क्या लालू जी इतने कम कहें कि सामान्य वाले नेता हैं कि उसे पप्पू यादव और कन्हैया को बेइज्जत कर रहे हैं। अरे वो लगातार राहुल गांधी को कट्टुसाइज कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को उनकी पॉलिटिकल हैसियत दिखा रहे हैं, उनका जो पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि प्रभाव वहां हो सकता है, इंपैक्ट। राहुल गांधी की ही इजाजत से वहां क्या था, नौकरी दो पलायन रोको ऐसी यात्रा थी ना, उन्हीं की इजाजत से गई। जब कन्हैया को लालू जी पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी ने एआईसीसी में एनएसयूआई का इंचार्ज कन्हैया को बना दिया, कन्हैया की लीडरशिप में कहा पदयात्रा निकालो। पप्पू यादव को लालू यादव कतई पसंद नहीं, एक समय उन्हीं का आदमी पप्पू यादव हुआ करता था, ढेर सारे आरोप थे अपराध के, गुंडागर्दी के सब आरोप थे, उसके बाद वो बाहर निकल कर आए। पप्पू यादव बेचारे कहते हैं कि हमारी तो एक बार हत्या तक कराने की कोशिश हुई थी। तो उसके बावजूद जब आप चेहरा बना रहे हैं तो लालू जी का अपना तरीका, मतलब ये अपमानित केवल इनको नहीं कर रहे हैं, ये सीधे सीधे कांग्रेस को अपमानित किया जा रहा है कि भाई तुम जहां हो, और ये सब क्यों है, ये अपमान इतना रहेगा थोड़ा सा सीट वीट मांगते डरेंगे। एक बात जो आप लोगों ने कल कही थी वो बात सही निकली, मैंने क्योंकि पप्पू यादव का आज मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आई थी कि मंच पे कौन कौन रहेगा उसमें तो हमारा नाम था भी नहीं, और उन्होंने कहा हम तो चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, हम तो ये देखने के लिए झांकने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल जी ठीक से ऊपर खड़े कि नहीं खड़े। हम हंस रहे हैं, अब यही बोला उन्होंने। अब देखिए हम तो ये देखना चाहते थे राहुल जी ठीक है कि नहीं है, अरे हमको नहीं जाना था ऊपर। ये वाला तो और आगे का हो गया। पप्पू भाई अब थोड़ा सा आप भी बचाइए, इतना ज्यादा न करिए। अब सचमुच मतलब कल परसों से लगातार जो आप मीडिया में छाए हुए हैं, पहले था कि आप ही लीडरशिप कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद साहस देखिए, पप्पू जी का भी साहस गजब। कह रहे हैं कि बंद तो हम ही ने बुलाया, सब हमारे पीछे पीछे आए, और ऐसा पीछे पीछे आए कि उन्हीं को पीछे कर दिए। और भैया ट्रक में कहां देखना होता है, आगे खड़े हो जाते, राहुल जी तो ऊपर खड़े थे, कोई खिड़की तो झांकना नहीं था। आप तो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे जिसमें धक्का दिया गया और आप गिर गए। ये अशोभनीय है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये दोनों ठीक ठाक नेता हैं। पप्पू ने अपनी ताकत से चुनाव जीते हैं लंबे समय से लगातार, और कन्हैया कुमार भी, उसके बयान कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो भी एक नौजवान नेता के तौर पर वहां दिख रहा है। ये बहुत खराब काम किया है लालू जी और तेजस्वी यादव। अगली खबर, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और पहला दिन है आज सावन का, और आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक हर जगह पर आपको इस वक्त महादेव की गूंज सुनाई देगी। लाखों की तादाद में शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लिए निकल पड़े हैं। कांवड़ के रास्ते पर सुरक्षा के बड़े सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी लगे हैं, सीसीटीवी निगरानी के लिए लगाए गए हैं। रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों की लगातार चेकिंग हो रही है कि हंगामा ना हो कहीं पर। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सैंपल्स ले रहा है। नॉन वेजिटेरियन खाना दुकानों पर ना मिले ना बने, इसकी भी ये भी देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। इन 28 दिनों में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता या मेरी सरकार होती हो या आई आगे भविष्य में, तो हम कांवड़ियों को प्रॉब्लम ना हो और कांवड़ियों से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे कांवड़िया हैं जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं। मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DMSP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। अब आप जो मुझे वैसे कह रहे थे वैसे ही कह दीजिए, टीवी पे कह दीजिए। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, वो तंज के साथ तो बात करते हैं। वो जितनी तारीफ कर रहे हैं, जितनी व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें तंज शामिल है। और इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि कांवड़ियों के लिए यदि एक कॉरिडोर नहीं भी हो तो एक कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन नहीं हो। और ये उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि यदि एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें चल रही हैं, तो उस पर कितनी व्यवस्था की जा सकती है। फूल बरसाने से ज़्यादा बेहतर है कि ये व्यवस्था कर दी जाए।
कॉरिडोर बना दिया जाए या जो भी व्यवस्था जी है, और उसी जगह के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर जो पाबंदी लगाना चाहती है सरकार, उस पर काम किया जाए, उससे दोनों का फायदा। क्योंकि देखिए कांवड़ियों को भी चोट ना लगे और जो आम आदमी है जो भी है गलती से भी टक्कर लग जाती है। कल भी हम देख रहे थे मुजफ्फरनगर में हो गया है, मुझे नहीं लगता कोई जानबूझकर वहां पर ये कर रहा है, लेकिन गलती से भी टक्कर लगती है तो उसका जो नुकसान हो रहा है। अखिलेश यादव की धार्मिकता पर अक्सर सवाल उठाते हैं, वो आज उनको बोलते हुए सुने तो आज तो उन्होंने कहा वैदिक परंपराओं का पालन होना चाहिए, कांवड़ियों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। एक चीज मैं ऐड कर दूं खबर, फिर उसके आप एक साथ ही दीजिएगा सर कमेंट। उत्तराखंड से इससे जुड़ी खबर की है, उस पर जरूर कंट्रोवर्सी होगी। वहां की सरकार ने एक ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। काल नेमी कौन था? राक्षस, जिसने जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे, रास्ते में विश्राम के लिए उनको रोका और साधु बन के उनसे मिला। तो काल नेमी जो है हमारे यहाँ हर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी को धोखा देने के लिए अपनी पहचान छुपाता है। तो ये वहां पर ऑपरेशन काल नेमी क्यों चलाया गया, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वही कोई मुसलमान हिंदू बन के, एक साधु बन के अगर कोई काम करे, प्रपंच कर रहा हो लोगों को बहलाने फुसलाने का या उनका मतांतरण कराने का, धर्म परिवर्तन कराने का, तो उसको रोका जाए, खास तौर पर सावन के महीने के अंदर। मुझे लगता है ये अच्छा प्रयास है देवभूमि में। अगर ये हो रहा है कि भाई अगर कोई मुसलमान या कोई दूसरा धर्म परिवर्तन के लिए या दूसरे काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। देखिए कावड़े को लेकर भी अखिलेश यादव का बयान आया। भाई अब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, तंज में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन है तो सनातनी और वो अपने आप को सनातनी बताने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ भी नहाने गए थे, अब उन्हें 27 का चुनाव दिख रहा है। अब उनको लग रहा है कि सिर्फ एमवाय समीकरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता, मुझे दूसरे वोट बैंक भी लगेगा चुनाव जीतने के लिए। तो वो इसकी उनकी एक कोशिश है, लेकिन इस आसान नहीं होता। 28 दिन की जो यात्रा होती है कावड़ियों की, उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, बहुत मुश्किल होता है। और आप पिछले साल की घटना शायद आपको एक बार याद दिला दूं, हरिद्वार में कोशिश की थी एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की, उस रूट से कुछ कॉरिडोर से कावड़े निकले नहीं। ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि भाई आपका रूट है, आप यहाँ से निकले, उनकी बहस हो गई, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों को पीट दिया कि आप हमको रोकोगे नहीं, हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो कावड़ियों का जो गुस्सा भी होता है इस समय, जिस आज भी हुआ ना, हमने खबर दिखाई, वो हेडलाइन में मैंने पढ़ रहा था, बिल्कुल कावड़ी पुलिस की गाड़ियों पर डंडे चलाए, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा और कल परसों तो वो मोटरसाइकिल वाले को पीट दिया। वो तो पुलिस वाले मोटरसाइकिल हटा रहे थे, तो पुलिस वाले की किस्मत है कि वो पिटने से बच गया, शुक्र मनाना चाहिए, वरना पुलिस वाले भी आमतौर पर पुलिस भी नहीं उलझती कावड़ियों से। कावड़ी से इस समय कोई नहीं उलझता। अब जब मालूम है कि जब कावड़ियों इस समय जब निकल रहे तो उनका अलग ही इस तरह का व्यवहार रहता है, लेकिन कावड़ियों को भी थोड़ा धैर्य संयम का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे रास्ते हैं, सड़कें, अगर कोई स्कूल जा रहा है, बच्चों को छोड़ने आ रहा है, जरा से अगर मोटरसाइकिल टच हो गई, किसी का हाथ लग गया, तो इतना हिंसा आप मत कीजिए। आप शिव के भक्त हो भाई, आप अपना धर्म देखिए। आप इस तरीके से हिंसा करोगे तो कैसा? बाकी जो सुझाव दिया अखिलेश यादव ने, सरकार इस पर सोचे क्या इसको लागू किया जा सकता है? शॉर्ट में प्लीज। कॉरिडोर बनाने का कई जगह पर काम किया गया है, पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे काम अखिलेश जी को अभी याद आ रहे हैं। हो सकता है अभी वो कहें कि राम मंदिर को और भव्य बनाएंगे जब, लेकिन पहले दर्शन तो कराएं। चलिए ठीक है।